एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल पर आधारित कक्षा 3, 4, 5 का ईवीएस देखा है और कल से हम लोगों ने कक्षा 6 से लेकर के 10 तक SCERT पैटर्न पर आधारित SST और साइंस विषय को देखना शुरू किया है। और इसी कड़ी में कल हम लोगों ने SST विषय का पहला पार्ट यानी कि कक्षा 6 का ज्योग्राफी देखा था पूरा, और आज हम लोग कक्षा 7 का पूरा ज्योग्राफी देखेंगे। 21 पेज का यह कुल PDF है कक्षा 7 का और लगभग 13 चैप्टर है इसमें साथियों। अगर आप साथियों इस नोट्स को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप आगे चैनल पर फिर प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और आगे जब एग्जाम होगा तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे और आपका एक सीट सुनिश्चित होना तय हो जाएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं कक्षा 7 के ज्योग्राफी को। आप देख सकते हैं हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी। साथियों हैंड रिटेन नोट्स है कक्षा 7 का। प्रत्येक चीज़ को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे और लगभग मैं डिटेल कम करूंगा साथियों। देखिए डिटेल में करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं डिटेल करना चाहूँ तो बहुत डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मतलब क्या है और आपको मतलब क्या है पॉइंट से, क्योंकि आपने डिटेल में अध्ययन अन्य जगहों पर किया होगा। यहाँ पर आप किसके लिए आए, यहाँ पर आप इसके लिए आए हैं कि आपको SCERT और NCERT के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल जाए, इसलिए आप आए हैं। तो इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और आपने डिटेल से इसका अध्ययन अन्य जगह किया ही होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ डिटेल करता जाऊं। आइए साथियों देखते हैं कक्षा 7 का प्रथम पाठ। प्रथम पाठ में है साथियों पृथ्वी के अंदर ताक झांक। देखिए इसमें जो है एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं इसमें पृथ्वी को, जैसे मान लीजिए ये मानिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ये ऊपरी परत होता है साथियों, ये ऊपरी परत ये भूप्रपटी कहलाता है। इसके बाद एक ये परत होता है, ये क्या कहलाता है साथियों, मेंटल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है साथियों, ये क्रोड कहलाता है। तो आपको याद रखना है ऊपर वाला प्रॉपर्टी भूप्रपटी, बीच वाला प्रॉपर्टी मेंटल और सबसे जो बीच में है सबसे अंदर में है नीफे होता है। और एक चीज़ और बता दें साथियों कि भूप्रपटी में को हम लोग सियाल भी कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता रहती है। सीमा में को हम लोग मेंटल कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता रहती है। नीफे जिसमें निकेल और फेरस की प्रधानता रहती है। दूसरी बात और बता दें साथियों कि इसका ट्रिक है। देखिए सियाल में ये सिलिकॉन होगा, सिलिक वहाँ लिखा हुआ था, सिलिकॉन होगा, एल्युमिनियम होगा। ये सीमा देखिए SI से सिलिका और फिर MA से मैग्नीशियम, तो ये नाम पर ही आधारित है। NI से निकेल, FI से फेरस। और एक चीज़ और बता देते हैं साथियों कि ये जो नीफे है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सियाल सीमा नीफे में कौन द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि तरल अवस्था में रहता है, तो वो कौन होगा, नीफे होगा। इसके पीछे रीजन ये है, ऐसे हालांकि इसका संरचना मैं बता देता हूँ। नारियल को आप मान लीजिए, नारियल आपने देखा है ना, नारियल खाया भी होगा। तो नारियल मान लीजिए कि आप तोड़िए तो ऊपरी जो छिलका है उसको भूप्रपटी मान लीजिए, उसका बीच का जो भाग है उसको मेंटल मान लीजिए, और उसके अंदर पानी क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, उसको नीफे मान लीजिए। तो उसी तरह का पृथ्वी का भी प्रारूप है। दूसरी बात, नीफे जो है द्रव अवस्था में इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा, और ताप बढ़ते बढ़ते केंद्र क्या होता है उसका, इतना ताप हो जाता है जो केंद्र में जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप देख सकते हैं पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ जाएगा। इसकी तुलना आप नारियल के छिलका से कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और है, अभी मैंने भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड के बारे में बताया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़ा भाग मेंटल का होता है, ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, भूप्रपटी का होता है। तो क्वेश्चन कह सकता है कि पृथ्वी के तीनों परतों में सबसे छोटा भाग किसका होता है, तो भूप्रपटी का होता है, और सबसे बड़ा भाग किसका होता है, तो मेंटल का होता है। आपको ये कमेंट करना है कि भूप्रपटी कितने किलोमीटर तक फैला है और मेंटल कितने किलोमीटर तक फैला है, तो आप इसको जो है कमेंट कीजिए। आगे है साथियों पृथ्वी की त्रिज्या। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी को गोल मानते हैं, तो ये त्रिज्या इसका क्या होगा, तो ये त्रिज्या है इसका साथियों 6371। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6371। पहला चैप्टर समाप्त हो गया साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए दूसरा चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। दूसरा चैप्टर है साथियों चट्टान एवं खनिज। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें खास करके अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरण चट्टान के बारे में बताया गया है। इसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि अग्नेय चट्टान क्या होती है, ऑप्शन दे देगा। अवसादी चट्टान क्या होती है, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, ऑप्शन दे देगा। दूसरी बात यह है कि कोई चट्टान का नाम दे देगा, अग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, इसको आपको खोजना है। तो ये तीनों चट्टान का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न रहने की गारंटी है, मैं लिख के आपको दे देता हूँ। देखिए साथियों एक चीज़ और बता दें इससे आगे बढ़ने से पहले कि अग्नेय चट्टान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान, एक अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान। देखिए ये जो है आगे जब पढ़िएगा तो मैं उसको पढ़ने के बाद इस दोनों को डिटेल कर देता हूँ। सबसे पहले अग्नेय और अवसादी और रूपांतरण को हम लोग देखते हैं। देखिए अग्नेय चट्टान का है कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, जैसे खास करके आप मान लीजिए और धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, इस दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर क्या है, आपको पता है गैस वगैरह है, बहुत सारा
पिघला हुआ सब पदार्थ है, ज्वालामुखी सब इसका उदाहरण है। तो जो वो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आता है कभी कभी, तो ऊपर आने के क्रम में क्या होता है, कई बार ऊपर आके जम जाता है, कई बार नीचे में ही जम जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, अग्नेय चट्टानें होती है। और हमने आपको एक चीज़ और बताया कि जो बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है, तो जो पिघला हुआ पदार्थ है अगर वह बाहर आ जाता है तो वह बहिर्वेदी अग्नेय शैल है, अगर वह अंदर में ही जम जाता है तो अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान है। जैसे मान लीजिए कि अगर सीधा सिंपल समझिए कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है, अगर अंदर में इसका पिघला हुआ पदार्थ सब है तो ये पिघलते पिघलते गैस उस बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो कभी कभी ऊपर आ जाएगा या कभी नीचे ही जम जाएगा। तो ये सब क्या होता है, अग्नेय चट्टान है। बाहर आने वाले को बहिर्वेदी अंतरीय चट्टान और अंदर आने वाले को, अंदर ही रहने वाले को अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, अब तो ये समझ गए पिघला हुआ पदार्थ जमता है। देखिए इसमें है कि इसमें परत नहीं पाई जाती है, तो इस तरह का स्टेटमेंट भी देगा। अग्नेय चट्टान में क्या परत पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। परत किस में पाई जाती है, अवसादी चट्टान में पाई जाती है। इसके बाद देखिए अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये SCERT का पॉइंट है कि अग्नेय चट्टान कौन कौन है, तो बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। इसके बाद दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान का भी उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्कन का पठार किसका उदाहरण है, तो बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। और बेसाल्ट चट्टान क्या है, अग्नेय चट्टान है। देखिए साथियों SCERT में कई सारे पॉइंट गलत भी दिए गए हैं, तो जो पॉइंट अगर कुछ बाय मिस मैं तो बहुत शोध करके बनाता हूँ नोट्स, लेकिन हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, जब आपसे गलतियाँ हो सकती है तो मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो जो कुछ अगर कभी मिस लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको नोट्स में सही कर लूँगा। इसके बाद है अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान आप समझ गए। देखिए अवसादी चट्टान क्या है, ये चट्टान अवसादों या क्या है, तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्था में होती है, पहला पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर। आप देख सकते हैं बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर, ये है अवसादी चट्टान का उदाहरण। इसके बाद है तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर किसका उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण। अब देखिए कायांतरित चट्टान, देखिए उच्च दाब या ताप पर परिवर्तित करने से बनता है। देखिए अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों पर अगर उच्च दाब और ताप पड़ेगा तो लंबे समय अंतराल के बाद वह कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर से। ये सब जो है, ये सब क्या है साथियों, ये काट दीजिएगा, तो ये सब क्या है साथियों, ये सब क्या है, संगमरमर सब क्या है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद ताजमहल रूपांतरित चट्टान का बना है, ये तो हमने ही आपको बताया अभी, और जानते भी होंगे कि संगमरमर से बना है ताजमहल, तो वो रूपांतरित चट्टान है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और भी है, उसमें दिया हुआ कि घर में जो आप सिलबट्टा, जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि हम लोगों की दादी अम्मा, या तो अभी भी हम लोग के घर में माँ वगैरह सब जो है सिलबट्टे पर ही ज़्यादातर जो है वो मसाला वगैरह पीसती है। तो आप समझ सकते हैं घर में जो सिलबट्टा या चकेड़ी होता है वह क्या होता है, अवसादी चट्टान होता है। तो ये SCERT का पॉइंट है साथियों। इसके बाद आगे है साथियों चट्टान के रूपांतरण में तापमान, दाब एवं रासायनिक द्रव्य का योगदान रहता है। जैसे चट्टान में परिवर्तन होता है, अग्नि बनता है, अवसादी या अग्नि अवसादी मिलकर क्या बनता है, रूपांतरण बनता है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन और फिर ताप वगैरह का प्रभाव होता है। इसके बाद आगे है जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। इसको हमने अभी ही बताया, ये स्टेटमेंट के तौर पर भी आपको पूछ सकता है। जिस चट्टान में परत पाई जाती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं, अभी हमने बताया है। इसके बाद आपको साथियों बता दें कि SCERT में ये पॉइंट लिखा है कि सेंधा नमक क्या है, वह अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, यह अग्नेय चट्टान है। संगमरमर क्या है, यह तो रूपांतरित चट्टान है। साइनाइड क्या है, तो यह अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट क्या है, तो अग्नेय चट्टान है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किससे बना है, ये बना है बलवा पत्थर नामक अवसादी चट्टान से। तो ये सब पूछ सकता है, आगरा का किला या दिल्ली का लाल किला किससे बना है, तो अवसादी चट्टान से बना है। इसके बाद अध्याय 3 है साथियों। अध्याय 3 में देख सकते हैं आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। यहाँ खास करके भूकंप आदि के बारे में चर्चा किया गया है। तो SCERT में जो है खास तौर पर बिहार में और कई महत्वपूर्ण जगह जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं उसके बारे में कहा गया है। तो देख सकते हैं, पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि जनवरी 1984 में या दरभंगा के बिहार में कब भूकंप आया, तो 1984 में आया। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया। इसके बाद जनवरी 2001 में कच्छ भुज यानी गुजरात में भूकंप आया साथियों। इसके बाद भूकंप से संबंधित कुछ पॉइंट है वो आपको याद रहना चाहिए। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है, इकाई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता मापने का इकाई कौन है, तो किसको कहते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं और रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है, इकाई है। इसके बाद आगे साथियों हमने कल ही देखा था वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। एक बार फिर से मैंने उतार लिया है कि वलित पर्वत कौन है, हिमालय और रॉकी, ये दिया हुआ भी था उसमें। वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, हिमालय और रॉकी पर्वत। इसके बाद भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण कौन है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुरा पर्वत। ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बाद है संचयन ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के पर्वत है, एक है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा है
का धनस्रोत पर्वत, तीसरा क्या है साथियों वलित पर्वत, इसके बाद एक अवशिष्ट पर्वत। कल मैंने आपको बताया था कि अवशिष्ट पर्वत पर कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, ये सब क्या है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद है छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है। इसके बाद भूकंप द्वारा लहरों को जापान में क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। और दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार होता है। एक सूचना और आपके लिए फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो लोग भी SCERT हैंड रिटेन नोट्स खरीदना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत में, कक्षा 3, 4, 5 का EVS नोट्स और कक्षा 6 से लेकर 10 तक सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का आपको नोट्स मिलेगा SCERT पैटर्न पर आधारित। और उसमें आपको थोड़ा सा NCERT, थोड़ा सा नहीं कि लगभग हमने लगभग पॉइंट को NCERT पॉइंट को भी समाहित कर दिया है। तो इसके लिए आप 6206532616 पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें लिखना है SCERT हैंड रिटेन नोट्स। आगे है चौथा चैप्टर साथियों, कुल लगभग 13 चैप्टर हैं। आप आराम से इत्मीनान से सारे पॉइंट को समझिए। देखिए वायुमंडल और इसका संगठक, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में गैसों का वितरण, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडल में जो गैसों का वितरण है वह किस अनुसार है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद आर्गन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद ओजोन। मैंने सबका प्रतिशत वगैरह आपको दिखा दिया है साथियों। तो इस क्रम को याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ देता है कि क्रम में सजाइए कि वायुमंडल में गैसों का वितरण असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइए साथियों आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है आगे साथियों इस चैप्टर का कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि ऊपर में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है। इसके बाद आगे है वायुमंडल में कितनी परतें हैं। वायुमंडल में 5 परतें हैं। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है वायुमंडल और 5वां है बहिर्मंडल। एक एक मंडल का हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये सारे पॉइंट एग्जाम में हूबहू आपसे पूछा जाएगा साथियों। आप देख सकते हैं क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो आपको याद रखना है क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है। तो इसके बाद आगे है क्षोभमंडल की ऊंचाई का विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। और विषुवतीय क्षेत्रों में इसका लंबवत विस्तार एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है। मौसम संबंधी घटना किसमें होता है, क्षोभमंडल में होता है। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्षोभमंडल में क्या होता है, घट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों क्षोभमंडल। इसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल का आरंभ क्षोभमंडल के बाद होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समताप मंडल का आरंभ कब होता है, तो क्षोभमंडल के बाद होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं समताप मंडल में तापमान बढ़ता जाता है। देखिए क्षोभमंडल में याद रखना है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता जाता है, लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये याद रखना है। तापमान घटता किस में है, क्षोभमंडल में घटता है। ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल में ऊपर जाते हैं तो वह क्या होता है, बढ़ता जाता है तापमान। इसके बाद समताप मंडल के ऊपर से ओजोन परत पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ओजोन परत किस पर पाया जाता है, तो समताप मंडल पर पाया जाता है। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है, जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। तो याद रखना है जो पराबैंगनी किरण सूर्य से आती है हानिकारक किरणें, उसको कौन सोखता है, ओजोन परत सोखता है। इसके बाद है मध्यमंडल। ये देखिए अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अंतरिक्ष से आने वाली आकाशीय पिंडें जो उल्का पिंडें होती है उससे हमारी रक्षा कौन करता है, मध्यमंडल करता है। क्योंकि जैसे ही वह वायुमंडल के संपर्क में हमारा आता है, तो कल ही हमने आपको बताया कि उल्का पिंड जैसे ही हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसमें घर्षण होने लगता है। घर्षण होने के कारण काफ़ी वह टुकड़ों में बढ़ जाता है, जल जाता है, काफ़ी कम मात्रा में वह गिर पाता है, जिससे क्षति जो है पृथ्वी पर कम होती है। इसके बाद है बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत है यह बहिर्मंडल, और हल्की गैस इसमें पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है सबसे ऊपरी परत कौन है, बहिर्मंडल है, और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक है। ये जो है साथियों SCERT का पॉइंट है। एक बात और बता दें साथियों कि मैंने SCERT पॉइंट का सारा पॉइंट उठाया है, काफ़ी पॉइंट को मैंने रिसर्च किया है, लेकिन SCERT में कई सारी चीज़ गलती दिए हुए हैं। तो मैंने अपने स्तर से काफ़ी हद तक प्रयास किया कि सारे चीज़ों को मैं ठीक करूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार कर दूंगा। इसके बाद है वायुयान किसमें उड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। मौसम संबंधी घटना क्षोभमंडल में, वायुयान किसमें उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद है अध्याय 5, इसमें है साथियों बिन पानी सब शून्य, यानी कि बिना पानी के सब खत्म है। देखिए पृथ्वी पर जल मंडल 71%, आपको पता है 29% स्थल मंडल है। मुंबई अरब सागर के तट पर है, याद रखना है मुंबई कहाँ है, अरब सागर के तट पर है। इसे जैसे भारत है तो ये अरब सागर है, तो ये मुंबई इधर है, तो इसी के तट पर होगा। इसके बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जिसे ज्वार कहते हैं। ज्वार किसको कहते हैं,
चंद्रमा की ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के कारण जल की ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र में आता है। महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। और उच्च ज्वार भाटा कब आता है? कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है, याद रखना है। अब आगे है झील के संबंध में चीज साथियों, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। वुलर झील कहाँ पे पाया जाता है साथियों? जम्मू कश्मीर पाया जाता है। पिछोला झील राजस्थान में, लुनार झील महाराष्ट्र में, ये खारे पानी का बड़ा झील है साथियों। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यह मीठे पानी का झील है। कई बार पूछता है कि कोलेरू झील कैसा झील है, तो मीठे पानी का झील है। और खारे पानी का झील कौन सा है? लुनार झील है। फतेह सागर झील ये राजस्थान में है। सांबर झील भी राजस्थान में है। डल झील श्रीनगर में है। ये सब आपको याद रखना है। कांवर झील कहाँ पर है साथियों? बेगूसराय में है। इसके बाद बरेला झील वैशाली में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बरेला झील कहाँ पर है? वैशाली में है साथियों। ज्वार भाटा प्रतिदिन कितने आते हैं? प्रतिदिन 2 बार आते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में एक पॉइंट दिया गया है साथियों, उसमें जो है एससीईआरटी में दिया गया था कि गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र के राजेंद्र सिंह को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि वर्षा का पानी को कैसे एकत्र करें, पानी को हम लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया और काफ़ी इसका जो अभियान था वह सफल हुआ था, इसलिए इसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया। तो आपको जवाब देना है कि राजेंद्र सिंह को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, कौन से राष्ट्रपति के नाम पर यह पुरस्कार देती है, सब कमेंट कीजिए साथियों। इसके बाद मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी आपको याद रखना है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। इसका ट्रिक है एसएसबी का तैयारी करते हैं ना लोग, सीमा सशस्त्र बल का, तो याद रखना है मानसरोवर झील से स से सिंधु, एस से सतलज, बी से ब्रह्मपुत्र। इसके बाद 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस यानी कि जल दिवस मनाया जाता है। आगे है अध्याय 6, इसमें है हमारा पर्यावरण, चैप्टर का नाम है साथियों। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस 2 ही पॉइंट है, कुछ था नहीं इसमें, आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं, इसे ही हम लोग जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद है सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है, ये चीज़ें हैं साथियों। इसके बाद अध्याय 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। आप देख सकते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैस की मात्रा बढ़ जाने पर वायु प्रदूषण हो जाता है, या यूँ कहे कि वातावरण भी काफ़ी गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो जाती है। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। और मनुष्य सामान्यतः कितने डेसीबल की ध्वनि सुन सकता है? तो ये क्वेश्चन एससीईआरटी में दिया हुआ है कि 80 डेसीबल का ध्वनि मानव सुन सकता है। इसके बाद है बिहार सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने डॉल्फिन के किस प्रजाति को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है? तो याद रखना है सॉस, डॉल्फिन के सॉस प्रजाति को जो है बिहार सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसके पीछे का रीजन यह है कि ये जो सॉस डॉल्फिन है साथियों, ये नदियों का कचरा खा जाती है, यानी कह सकते हैं कि गंगा के सफाई का प्राकृतिक स्रोत है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि गंगा की सफाई का प्राकृतिक स्रोत कौन है? सॉस है साथियों। सबसे बेहतरीन नोट्स पूरे YouTube पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है साथियों। और बड़ी बात बता दें, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से पूरा मिला जुला कर यह नोट्स बनाया गया है। और इस नोट्स को आप पाना चाहते हैं तो आप 62 056 23 616 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिखकर एससीईआरटी हैंड रिटेन नोट्स। नॉमिनल फी में आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए साथियों समय कम है, नोट्स आप खुद से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ आपको बनाया हुआ सारा चीज़ मिलेगा। हमें सिर्फ पॉइंट से मतलब है, हमें सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न से मतलब है, इसकी हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। मछलियों के पालने से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा साथियों, यहाँ कम कर दीजिएगा, क्योंकि मछली अगर यदि पालेंगे तो मछली क्या करता है? मच्छर का अंडा वगैरह खा जाता है। तो इसके बाद आगे है भूमंडलीय तापन। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से भूमंडलीय तापन बढ़ता है, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो भूमंडलीय ताप बढ़ेगा। इसके बाद है अध्याय 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, कुछ चैप्टर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खापाचान, याद रखना है, या हिम भूमि कहते हैं। तो याद रखना है लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खापाचान। इसके बाद है तिब्बत एक ऐसा पठार है जो समान ऊंचाई से 3600 मीटर है, ये याद रखना है। इसके बाद सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। और देखिए इसकी अन्य नदी कौन सब है? श्योक, नुब्रा, छो। याद रखना है कि लद्दाख में बहने वाली नदी, क्वेश्चन आपसे दे देगा क्योंकि ये एससीईआरटी का पॉइंट है। लद्दाख में बहने वाली नदी कौन सब है? श्योक, नुब्रा, शो। इसके बाद आगे है लद्दाख की
प्रमुख शहर लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ता है, यहाँ रेल नहीं है साथियों, रेल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग किसको किसको जोड़ता है। इसके बाद आगे है साथियों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कश्मीर को जम्मू तिब्बत से जोड़ता है। यह सारा पॉइंट SCERT का लिया गया है साथियों। इसके बाद याद रखना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये काराकोरम दर्रा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहां पर है साथियों, हिमाचल प्रदेश में है। लेह से मनाली तक का यह क्या है, सड़क मार्ग है साथियों। ये सारा पॉइंट महत्वपूर्ण है और एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए साथियों। इसके बाद है लद्दाख। लद्दाख के निवासी ईरान और मंगोल प्रजाति के हैं। ये SCERT का पॉइंट है। तो याद रखेंगे कि लद्दाख के निवासी कहाँ के प्रजाति हैं, ईरान और मंगोल के प्रजाति हैं। ईरान प्रजाति के लोग को बाल्टेरो कहा जाता है और ये मुसलमान हैं साथियों। तो याद रखना है लद्दाख के जो मुसलमान हैं वह कहाँ के प्रजाति हैं, ईरानी प्रजाति हैं, उनका क्या नाम है, बाल्टेरो है। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं लद्दाख में। ये सारा पॉइंट SCERT में दिया हुआ है। एक बात और बता दें, अगर कोई पॉइंट लिखने में कोई गलती हो गई है, अगर आप उसको जान रहे हैं कि यहाँ सर से गलत हो गया है, मिस हो गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार कर लूँगा। क्योंकि SCERT में कई सारे पॉइंट गलत दिए हैं, लेकिन मैंने अपने स्तर से बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है। फिर भी कई बार हो सकता है कुछ रह जाए। आगे है लद्दाख में बौद्ध के बड़े बड़े मठ है जिसे क्या कहते हैं, गोम्पा कहते हैं। याद रखना है लद्दाख के बड़े बड़े जो बौद्ध मठ है उसको क्या कहते हैं, गोम्पा कहते हैं। हेमिस, थिक्से, लामोचारू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है साथियों। तो याद रखना है कि जो लद्दाख में बौद्ध मठ है उसमें प्रसिद्ध मठ कौन है, हेमिस, थिक्से, लामाचारू। इसके बाद है नदियाँ का उद्गम स्थल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कुछ SCERT में दिया था, जो नहीं दिया था मुझे लगा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो मैंने उतार लिया। देखिए अभी मैंने आपको कहा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। रावी नदी, ब्यास नदी, ये दोनों नदी रोहतांग दर्रा से निकलता है। झेलम नदी कहाँ से निकलता है, शेषनाग झील से निकलता है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख से निकलता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। रामगंगा नैनीताल के समीप है और ये रामगंगा किस शहर में है ये आपको कमेंट करना है। शारदा यानी काली गंगा कुमायूं हिमालय से निकलता है। घाघरा नदी नेपाल में तालकोटा से निकलता है। गंडक नेपाल से निकलता है। कोसी गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी का उद्गम स्थल ये बिहार का एक तरह से मैदानी क्षेत्र में मिलने वाला नदी है। तो याद रखना है सोन नदी किससे निकलता है, अमरकंटक झील से निकलता है। गोदावरी नदी त्र्यंबक गांव से निकलता है। शहर का नाम आपको बताना है, कमेंट में बताइए। साबरमती जयसमुद्र झील से निकलता है। आगे है साथियों कुछ गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इनमें से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। याद रखना ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। लूनी नदी कहने का मतलब ये लूनी नदी कल ही आपको बताया था, ये अरावली पर्वत से निकलती है और कक्ष के रन में जाकर यह गायब हो जाती है, इसलिए यह क्या कहते हैं अंतर्वाही, क्योंकि आगे इसमें शक्ति ही नहीं है, बरसाती नदी एक तरह से है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। इसके बाद अध्याय 9 है साथियों, अध्याय 13 तक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे। और नोट्स जो चाहते हैं वे लोग आप लोग जो है 62 056 23 616 पर व्हाट्सएप करेंगे कि SCERT नोट्स नॉमिनल फी में आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद है साथियों अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। देखिए इसमें जो है राजस्थान में थार क्षेत्र पाया जाता है उसके संबंध में है। तो सबसे पहला तो यह है कि थार जो कि राजस्थान में खासतौर पे है, तो थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। इस इलाके में औसतन 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, काफ़ी कम वर्षा होती है। और यहाँ के लोग थार मरुस्थल के लोग साफा पहनते हैं, यानी पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी को क्या कहते हैं, साफा कहते हैं, सिर पर बांधने वाला। इसके बाद क्वेश्चन उसमें SCERT में दिया हुआ था कि सतलज नदी पर बांध बनाकर कौन सा नहर निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। और देख सकते हैं सिंधु और व्यास नदी से मिल करके हरिके बैराज है, हरिके बैराज से ही जो है इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है साथियों। आगे है नखलिस्तान। देखिए नखलिस्तान आपको पूछा जाएगा कि नखलिस्तान क्या है, तो रेगिस्तान क्षेत्र में हरियाली वाला क्षेत्र जल क्षेत्र क्या कहलाता है, हरियाली व जल क्षेत्र क्या कहलाता है, नखलिस्तान कहलाता है। और जो थार क्षेत्र है वहाँ पर बाजरे का रोटी उसका मुख्य भोजन है, ऊँट यातायात का प्रमुख साधन है। इसके बाद अध्याय 10 है साथियों, इसमें बिहार से इंपॉर्टेंट कई सारे प्रश्न हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। बिहार के दृष्टिकोण से सारा चीज़ है साथियों। बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के पश्चिम में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। ये चीज़ें मैंने कल भी आपको बताया था।
इसके बाद है जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 75% लोग कृषि पर आधारित हैं। इसके बाद भागलपुर का सिल्क उद्योग फेमस है, पूर्णिया में जूट होता है, गया में सूती वस्त्र उद्योग, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने का कुटीर उद्योग क्या है, फेमस है। ये सब चीज़ आपसे पूछ सकता है। मुंगेर में सिगरेट बनाने का कारखाना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना और खाद वाला कारखाना फेमस है। इसके बाद है कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराइट्स भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराइट्स किस पहाड़ी में मिलते हैं, तो कई सारा पहाड़ी का दे देगा नाम, तो कैमूर की पहाड़ी। इसके बाद है कैमूर की पहाड़ी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, तो ये दरभंगा में है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में है। इसके बाद आगे है साथियों अगला पॉइंट अध्याय 11। इसका जो अध्याय 11 का नाम है साथियों मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। ये देखिए केरल मतलब ये क्या होता है, बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग क्या होते हैं स्कूल में होते हैं, वहाँ पर केरल का एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो कहा जाता है कि आप केरल के बारे में बताइए, तो वो लोग बच्चे को खेल खेल में केरल की कई सारी चीज़ें बता देती है जो बीपीएससी टीआरई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथियों। केरल की भाषा क्या है, मलयालम है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। यह स्थान जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत बायोडाइवर्सिटी के लिए इसलिए फेमस है, कई सारी सदाबहार वन टाइप ये सबसे पाया जाता है। हाँ जो डिटेल में पढ़ेंगे उसको पता होगा ये चीज़ें। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गॉड्स ऑन कंट्री किसको, केरल को। देखिए सारा पॉइंट एससीईआरटी से उठाया गया है, इसलिए एक भी पॉइंट आप ये नहीं समझे कि मैंने खुद से दे दिया है। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, केरल से होती है। देखिए ये भारत है, यहाँ केरल राज्य है, तो मानसून अरब सागर से आती है, ये केरल राज्य होकर के प्रवेश करती है, कल भी मैंने बताया था। फिर आती है तो लौटते वक्त तमिलनाडु में जोरदार बारिश होती है, कल मैंने बताया था। केरल में विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है, तो नौका दौड़ का आपको नाम लिखना है कि केरल में जो विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है वह कौन सी है, आप कमेंट कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट कीजिए। केरल का कथकली नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है साथियों। इसके बाद मार्शल आर्ट के रूप में केरल में कलाड़ी पयट शैली फेमस है। मलखंब जो है यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। केरल का सबरीमाला मंदिर, ये केरल में एक बार क्या हुआ था कि सबरीमाला मंदिर में जो है महिलाओं को जो है एंट्री पर रोक लगा दिया था, तो फिर महिला लोग सुप्रीम कोर्ट गई, फिर बहुत सारा हंगामा हुआ था, तो सबरीमाला मंदिर उस वक्त से बहुत फेमस हो गया था। याद रखना है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो केरल में है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि एससीईआरटी में बहुत पॉइंट गड़बड़ हैं, मैंने अपने स्तर से बहुत सारे चीज़ों को सही किया, हो सकता है एक आध पॉइंट मिस होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। केरल में मोनेजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद आगे है साथियों अध्याय 12 मौसम और जलवायु। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी है महत्वपूर्ण है। वायु दाब को हम किस यूनिट में मापते हैं, तो मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वायु दाब को हम कैसे मापते हैं, तो मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू हवा कहते हैं। इसके बाद लू हवा भारत में चलती है, कौन हवा कहाँ कहाँ चलती है इसको दिया गया है। लू हवा भारत में चलती है, चिनूक हवा दक्षिण कनाडा में चलती है, विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चलती है, टार्नेडो एवं हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चलती है। टाइफून कहाँ पर चलती है, तो प्रशांत महासागर में चलती है। काल बैसाखी बिहार बंगाल की खाड़ी भारत में चलती है। पवन कितने प्रकार के होते हैं, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। यह अस्थाई पवन जिसको हम लोग पछवा पवन भी कहते हैं, स्थानीय पवन जो बिहार में लू वगैरह चलती है, मौसमी पवन, मानसूनी पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात। देखिए अब चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें। 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैला नामक चक्रवात आया था। याद रखना है कब आया था, काल बैसाखी 2010 में आया था। ये एससीईआरटी का पॉइंट है साथियों। चक्रवात क्या होता है, देखिए इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। चक्रवात देखिए क्या होता है। चक्रवात क्या होता है कि बीच में निम्न वायुदाब होता है, तो इसको फिल करने के लिए जो बाहरी जो उच्च वायुदाब होता है, इसको फिल करने के लिए बड़ी मात्रा में बड़ी तेज़ी से हवा आती है, उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। आप देख सकते हैं तेज़ी से हवा चक्र गति करता हुआ केंद्र की ओर आता है। जैसे मान लीजिए केंद्र वैक्यूम हो गया, केंद्र मान लीजिए कम हवा है, तो बगल अगल का हवा उसको फिल करेगा, तो जैसे ही कम हवा होगा तो इसको फिल करने के लिए जोरदार आएगा। इसके बाद प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात होता है जैसे मान लीजिए कि केंद्र में बहुत ज़्यादा हवा है, साइड की तरफ हवा कम है, तो यहाँ से हवा क्या होगा, ऐसे जाएगा। बस इसको एक चीज़ और आप बताइए कमेंट में, चक्रवात हानिकारक है प्रति चक्रवात हानिकारक है, तो चक्रवात प्रति चक्रवात को मैंने बता दिया। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा। देखिए पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं इसे समझा देता हूँ। संवहनीय वर्षा क्या होता है, जैसे संवहनीय वर्षा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विषुवतीय रेखा आप चले गए, विषुवतीय रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत पड़ता है, यहाँ का वायु क्या होता है, गर्म होकर के ऊपर हो जाता है। या मान लीजिए यहाँ पर नीचे समुद्र है बगल अगल विषुवतीय क्षेत्र में, तो यहाँ का जो पड़ेगा तो गर्म होकर के ये वाष्प वगैरह का ऊपर कर देगा, इसको गर्म हवा को ऊपर, ठंडा हवा को नीचे, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पर वर्षा होने लगती है। तो आप देख सकते हैं ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान अधिक होने से हवाएं ऊपर उठती है तथा वाष्पीकरण करती है। होता क्या है साथियों कि संवहनीय वर्षा तब होती है जब सूर्य का
डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है, तो निचला हवा गर्म हो गया, तो निचला हवा गर्म हुआ तो वह क्या, गर्म हवा हल्की हो जाती है, तो वह ऊपर उठ जाती है, और फिर ऊपर वाला हवा जो है ठंडी होती है तो नीचे आती है। इसी क्रम में होते होते फिर वाष्पीकरण होने लगता है समुद्री क्षेत्र में, तो फिर वहाँ पर बादल बन जाता है, फिर संवहनीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, तो कई बार आप देखे होंगे कि ये जो जैसे कि मान लीजिए अगर समुद्र है, समुद्र में क्या होता है कि ये अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद हवा आता है, हवा आने के बाद ये बादल बनेगा, बादल इधर फेंकता है, लेकिन ये पर्वत के पास टकराने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बारिश होने लगता है। तो पर्वतीय वर्षा आप समझ गए। इसके बाद चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कुछ नहीं है कि चक्रवाती में क्या होता है, बीच में निम्न दाब होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा चक्रवात प्रति चक्रवात में, चक्रवात में निम्न दाब कहाँ होता है, तो केंद्र में निम्न दाब होता है, याद रखना है। तो जहाँ पर निम्न दाब होता है तो उसके चारों तरफ तो हवा चलती है, तो यहाँ पर भी वाष्पीकरण वगैरह होता है, तो फिर यहाँ पर भी बारिश होता है। इसके बाद कैटरीना क्या है, कैटरीना एक चक्रवात का उदाहरण है साथियों। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर फिगर वगैरह बताया है साथियों, आप इसको समझ सकते हैं। आइए साथियों अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अध्याय लास्ट है साथियों, मौसम संबंधी उपकरण। देखिए तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जमता है। वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में पॉइंट है साथियों, तो एससीईआरटी में तो आपको याद रखना चाहिए। जहाँ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है वहीं फ़ारेनहाइट पर कितने में जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। जहाँ पर डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है, तो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो यूनिट है उसको चेंज करके यहाँ पर दिया गया। वर्षा मापने की इकाई क्या है, रेन गेज है साथियों। 5 से 7 मिनट रुकिएगा, पूरा एनसीईआरटी कर दूंगा मैं साथियों। ये भूगोल का एनसीईआरटी अब शुरू हो गया, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे। पाठ 1 है साथियों पर्यावरण। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण जो पॉइंट उसमें लिए गए हैं एससीईआरटी में, उसको मैंने नहीं लिया। जो एनसीईआरटी में था लेकिन एससीईआरटी में नहीं था उसको मैंने ले लिया। देख सकते हैं वस्तु विनिमय की पद्धति, यानी कि अगर कोई किसी वस्तु को लेने के क्रम में कोई दूसरी वस्तु देते हैं तो उसी वस्तु विनिमय के मैंने अदला बदली करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु, तो वही वस्तु विनिमय कहलाती है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द इन्वायरोनर से बना हुआ है या फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से बना हुआ है। इसके बाद आगे है साथियों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं वह परितंत्र कहलाता है। आगे है साथियों, मैं देखिए एक डायरेक्ट बोलता जाऊँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं, या 35 किलोमीटर तक है, हमने अभी आपको बताया। इसके बाद अवसादी सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेलों अवसादों से हुआ है, जीवाश्म से बनती है, यह कम कठोर होती है। इसके बाद महासागर की प्रपटी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये याद रखना है साथियों कि महासागर की प्रपटी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा मेंटल का है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया एससीईआरटी में कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, मेंटल का है। इसके बाद आगे है समुद्र तल पर प्रपटी की मोटाई 5 किलोमीटर है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है और इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। ये फिर से आ गया, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है कि महाद्वीपीय द्रव्यमान के अन्य खनिज घटक सिलिका और एल्युमिनियम, ये सब याद रखना है साथियों। भूप्रपटी के नीचे मेंटल कितना किलोमीटर है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। उच्च दाब एवं दाब पर अग्नि अवसादी दोनों कायांतरित चट्टान में रूपांतरित हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि उच्च दाब और उच्च ताप आदि पर क्या होगा, अग्नि और अवसादी कायांतरित चट्टान में बदल सकता है। चैप्टर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए पृथ्वी की सतह से चट्टान का टूटना अपक्षय कहलाता है। नदी द्वारा चाप झीलों का निर्माण मैदानी भाग में होता है। तो चाप झील से किसका कौन सा मैदान का निर्माण हुआ है, इसका नाम आप लिखिए। इसके बाद है हिमनद द्वारा बनाए गए पदार्थ जैसे जैसे बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी को निक्षेपित होते हैं, निक्षेप स्टैक कहलाते हैं। देखिए एक वन लाइनर में पढ़ता जाऊंगा, नोट्स लीजिएगा तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। भूप्रपटी पर ज्वालामुखी के छिद्रों को जहाँ से लावा बाहर आता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। याद रखना, भूप्रपटी में जहाँ ज्वालामुखी छिद्रों से लावा बाहर आता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। इसके बाद आगे है कि नदी जब मैदानी भाग को प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जैसे नदी अगर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो मोड़ खाती है, बड़ा बड़ा मोड़ देखे होंगे नदी में, तो वो नदी का मोड़ क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है। इसके बाद है जल। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, जापान। देखिए सुनामी जब आया तो समझ आइए भूकंप आने का संभावना है, और सुनामी शब्द कहाँ से हुआ है, जापान से आया। सागरीय महासागरीय जल में लवणता पाई जाती है। लवणता का कारण क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या में बृहत ज्वार आते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। और गर्म महासागरीय धाराएं कौन सा भी है, कौन है साथियों, आपको बताना है, कमेंट कीजिए। उच्च ज्वार और लघु ज्वार कब आता है, इसको भी कमेंट कीजिए। इसके बाद आगे है साथियों लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ये याद रखना है साथियों, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो पूछ सकता है कि लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। इसके बाद वह क्षेत्र जहाँ शीत धाराएं बहती है वह सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है। जैसे कि जहाँ पर ठंडी जलधारा या शीत जलधाराएं ज़्यादा बहती है वह मत्स्य पालन का या मत्स्य क्षेत्र, मछली उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके बाद चैप्टर 6 है साथियों, एनसीईआरटी का सारा चैप्टर है साथियों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्ती झाड़ देते हैं। देखिए भारत में कौन सा वन पाया जाता है, ये आप कमेंट कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है या नहीं जाता है, हाँ या ना कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि समय समय पर एक सीजन आता है पर्णपाती वन में जो वृक्ष जो है अपना पत्ती झाड़ देते हैं। बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ये ऑप्शनल एक क्वेश्चन था, वहीं से मैंने उठा लिया है साथियों। इसके बाद भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या मदद करता है। मोटी छाल वृक्ष की मोटी पत्तियां जो है भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। क्या होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि सूरज का किरण डायरेक्ट पड़ता है, तो इस स्थिति में अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा वृक्ष का, वृक्ष जल्दी मुड़ जाएगा। लेकिन उसकी मोटी जो छाल होती है, मोटी मोटी पत्तियां जो होती है, वो उसमें मदद करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण नहीं होने देता है, इसलिए जल्दी पेड़ नहीं सूखता है, खराब नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यह है साथियों, यह विषुवतीय क्षेत्र का, यह जो है भूमध्य क्षेत्र का जो है यह वन होता है, और वहाँ पर क्या होता है हमेशा बारिश होते रहता है, तो यह वन सदाबहार वन होता है, और इसलिए इसको वर्षा वन भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। आगे कुछ हार्ड पॉइंट दिया हुआ था साथियों चैप्टर में, तो जब हम लोग टेस्ट जब शुरू करेंगे तो उसमें देख लेंगे उस सब चीज़। चैप्टर 7 है साथियों, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, संचार, परिवहन। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किसको जोड़ता है, किस महासागर को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इसके बाद सुसु डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो सुसु सोंस डॉल्फिन, याद रखिए सुसु उसमें लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, तो सोंस डॉल्फिन अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है बिहार सरकार के प्रयास से, तो ये पाया जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल में। आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे वर्षा वन में पाए जाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और यह कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बसी हुई। आगे है चैप्टर 8 है साथियों, मानव पर्यावरण अन्योन्याश्रय क्रिया। देवदार एवं फर शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शंकुधारी वन होने की वजह से जो बर्फ पड़ती है तो बर्फ पत्ते पर नहीं जमी रहती है और वह गिर जाती है, इसलिए जो बड़े बड़े देवदार और फर होते हैं वह शंकुधारी वन में ही पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की नदियाँ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करने वाली सहायक नदी कौन है साथियों, इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए। इसके बाद आगे है साथियों अमेजन नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका है का अमेजन बेसिन है, और मुख्य भोजन यहाँ का कसाबा है। इसके बाद आगे है चैप्टर 9 शीतोष्ण घास स्थलों के जीवन। देखिए प्रेरीज क्या है, यह उत्तरी अमेरिका का समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रेरीज क्या है, तो यह समशीतोष्ण घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका का है। इसके बाद विश्व की स्वर्ण राजधानी कौन है, जोहान्सबर्ग है। उत्तरी अमेरिका के पशु फॉर्म को रे कहते हैं, याद रखना, रेंच कहते हैं। कमेंट में कीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो। दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। बाइसन अमेरिकी भैंस है। प्रेरी को दुनिया का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। प्रेरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है, दुनिया के अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चैप्टर 10 यानी लास्ट चैप्टर है साथियों, सहारा मरुस्थल। आप देख सकते हैं चैप्टर 10 एनसीईआरटी का है, रेगिस्तान में जीवन। सहारा मरुस्थल का क्षेत्र 8,54,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, याद रखना है। लद्दाख में एक प्रसिद्ध मठ है हेमिस, हमने इसका डिटेल कराया एससीईआरटी में। सहारा मरुस्थल को 11 देश संपर्क करता है, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का है सहारा मरुस्थल। इसके बाद है बुदेइन और बंजारे, सहारा रेगिस्तान की खानाबदोश जनजाति है साथियों। तो ये सारा पॉइंट मैंने थोड़ा एनसीईआरटी की तुलना में, एससीईआरटी मैंने थोड़ा स्लो किया,